नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईशाला के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस बार की जो कल आर्थिक समीक्षा 2022-23 जारी हुई है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इसमें ध्यान रखनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले वर्तमान में जो वित्त वर्ष चल रहा है वो 2022-23 का है और अगला जो वित्त वर्ष जिसके लिए कि बजट जारी हुआ है वो 2022-23 होगा। कई बार ये प्रश्न आता है कि वित्त वर्ष की जो अवधि है वो कितनी होती है। तो पूरे देश में वित्त वर्ष की जो अवधि है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इसलिए कोई भी बजट जब जारी होता है तो वो 1 अप्रैल से लागू होता है और 31 मार्च को वो उसका समापन की अवधि होती है। और इसी प्रकार से आर्थिक समीक्षा भी इसी टाइम पीरियड के लिए होती है। दो चीजें यहाँ पर हमने कल देखी है। एक हमारा बजट जारी हुआ है जिसके साथ में ये लिखा हुआ है कि बजट 2023-24 और इसके साथ में एक आर्थिक समीक्षा हमारी जारी हुई है जिस पर लिखा हुआ है 2022-23। एक तो डिफरेंस आप यहां से सीधा देख सकते हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हमारे अगले वित्तीय वर्ष का एक अनुमानित लेखा जोखा जो सरकार कुछ नया करने जाएगी उसका लेखा जोखा है। और हमारी जो आर्थिक समीक्षा होती है वो वर्तमान में जो वित्त वर्ष है, यानी कि जो पिछले साल 1 अप्रैल 2021-22 से 31 मार्च 2023 तक का जो है उसमें हमारी क्या क्या अचीवमेंट रही है उसका जो लेखा जोखा है हमारे पास में वो आर्थिक समीक्षा कहलाती है। इसके साथ में कुछ बातें आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि पूर्व में जैसे हमारा देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको जारी करता है। उसका पहले जो उसका वित्त वर्ष होता था, उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता था इसको चेंज कर दिया गया। और वो इसमें चेंज कब आया तो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, यानी कि ये वाला जो वित्त वर्ष था जो कि 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक होना था, लेकिन आरबीआई ने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया और समय से पहले ही इस वित्त वर्ष को समाप्त कर दिया और इसको 31 मार्च तक ही रखा। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, यानी कि केवल ये 9 महीने के लिए ये इनका वित्त वर्ष था जो कि एक ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है। और इसके बाद में एक बड़ा बदलाव ये आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना जो वित्त वर्ष है उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए इसको निरंतर शुरू कर दिया। तो आपको थोड़ा सा यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो वित्त वर्ष था जिसे बाद में समाप्त होना था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे 3 महीने पहले ही समाप्त कर दिया जो कि केवल 9 महीने के लिए बजट था। यानी कि इससे पहले रिजर्व बैंक इंडिया जो है वो अपना वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मानता था और ये परिवर्तन बीच में आया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से सवाल बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को लेकर के आर्थिक विकास के कुछ मुख्य सूचक है जिनके ऊपर अपन ध्यान देते हैं। जैसे कि एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है जिसको जीएसडीपी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको अगर देश के द्वारा यानी कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो वो जीडीपी कहलाता है, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि वो राज्य के लिए है इसलिए इसको जीएसडीपी कहते हैं। इसको 2 प्रकार के मूल्य पर निकाला जाता है, एक है स्थिर मूल्य पर और दूसरा है प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य यानी कि वर्तमान में जिसको हम करंट प्राइस भी कह सकते हैं, और यहां पर स्थिर मूल्य का मतलब है जो कि 2011-12 के मूल्यों के ऊपर आधारित होता है। तो एक आपको यहां पर ध्यान रखना है कि स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी जारी हुआ है उसका आधार वर्ष 2011-12 को माना जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर अगर हम देखें तो अलग अलग साल का ब्यौरा हमारे पास में है। ये जो जीएसडीपी है ये 2 अलग अलग मूल्यों पर है, इनके आगे लिखा है, देखिए यहां पर आप देखिए स्थिर मूल्य पर जो 2011-12 के स्थिर मूल्य हैं उसके ऊपर राज्य की जीएसडीपी
7,99,449 है। और जबकि प्रचलित मूल्य यानी कि करंट मूल्य पर जो जीएसडीपी है वो 14,13,620 रुपए है। एक और आपने सुना होगा ग्रोथ रेट के बारे में, बार बार बात की जाती है वृद्धि दर की या ग्रोथ रेट की। तो इसमें भी इसको भी दो मूल्य पर यानी कि स्थिर मूल्य पर और प्रचलित यानी कि करंट प्राइस पर, दो पर निकाला जाता है। स्थिर मूल्य पर ये 8.19% और करंट प्राइस पर ये जस्ट इसकी दुगनी 16.04% है। ग्रोथ रेट को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। हम जैसे वर्तमान में 2022-23 के लिए जो हमारी जीएसडीपी है वो 7,99,449 रुपए है। इसको हम इसमें से हम पिछले वाले वित्तीय वर्ष की जो जीएसडीपी है 7,38,922, इसको अगर हम यहां पर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 60,527 रुपए आएगा। और इसको हम यहां ऊपर रखेंगे और इससे पहले वाली जो हमारी जीएसडीपी थी 7,38,922, इसको आधार में रखेंगे और गुणा 100 कर देंगे तो हमारे पास में 8.19% आएगा, जो कि हमारी वृद्धि दर कहलाती है। यानी सीधा सीधा यह है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली जो है उसको वर्तमान वाली में से अगर हम माइनस कर देंगे और 100 से अगर गुणा करते हैं तो इसका आंसर जो भी जितना भी प्रतिशत आएगा वही वास्तव में हमारी ग्रोथ रेट कहलाएगी। अगला हमारा जो है वो सकल राज्य मूल्यवर्धन है, जिसको हम ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड कहते हैं। और इसको हम ये जो बुनियादी मूल्य है इसको इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्र हैं इनका कितना योगदान है। तो यहां पर हम देखेंगे कि तीन चीजें हमारे पास में लिखी हुई है। तीन बड़े जो सेक्टर हैं जिनका अर्थव्यवस्था में योगदान है उनको लिखा हुआ है कृषि, उद्योग और सेवाएं। उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे सेवा क्षेत्र का है, जो पहले नंबर पर है और इसका योगदान लगभग 43.74% है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पर कृषि है जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है और वो है लगभग 28.50। और तीसरे नंबर पर है उद्योगों का योगदान, जो वहां पर आपको प्रतिशत दिख रहा है 27.76। इसी जीएसवीए को अगर हम प्रचलित यानी कि करंट प्राइस पर अगर निकालते हैं तो वही तीनों सेक्टर हमें एक बार फिर नजर आते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। और इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेवा क्षेत्र का, लगभग 43.74%। यानी कि करंट प्राइस से भी सेवा क्षेत्र जो है यहाँ पर पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर एक बार फिर से कृषि, जिसका योगदान लगभग 28.95 यानी कि ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर उद्योग, जिसका योगदान अर्थव्यवस्था में 27.31 है। यानी कि ये उतना ही योगदान है जितना कि अभी हमने स्थिर मूल्यों पर देखा। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि जीएसवीए में विभिन्न जो क्षेत्र हैं, तीन क्षेत्र दिए गए हैं, उनका कितना कितना योगदान है। अगर आपको इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहुंचे, बढ़ते या घटते क्रम में अगर पहुंचे, तो हमें ध्यान रखना है पहले स्थान पर सर्विस सेक्टर है, दूसरे स्थान पर एग्रीकल्चर या कृषि है और तीसरे स्थान पर उद्योगों का स्थान आता है। तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम एनएसडीपी कहते हैं। इससे पहले वाला हमने जीएसडीपी देखा था, ये एनएसडीपी है। केंद्र सरकार जब जारी करती है तो वो जीडीपी और एनडीपी के रूप में जारी करती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जी और एन इन दोनों का फर्क है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जीडीपी जो है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और एनडीपी जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रोस और नेट प्रोडक्ट यानी कि इसमें फर्क होता है घिसावट का, मूल्यह्रास का, या जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, उनका फर्क है। इसको भी हम दो प्रकार के मूल्य पर निकालते हैं, स्थिर मूल्य पर यानी कि वही 2011-12 वाले मूल्य और प्रचलित मूल्य पर। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर इनका जो मूल्य है वो 6,94,771 और यहां पर करंट प्राइस पर जो है यानी कि प्रचलित कीमतों पर इसका मूल्य 12,59,527 है। एक आपको यह भी ध्यान में रखना है कि स्थिर मूल्यों पर ये कुल जो मूल्य है वो कम होगा, जबकि करंट प्राइस पर इसका मूल्य हमें ज्यादा देखने को मिलेगा।
इसके साथ हम प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, जो इस बार की आर्थिक समीक्षा में राजस्थान की क्या स्थिति है। पर कैपिटा इनकम तो स्थिर मूल्यों पर यानी कि वही 2011-12 पर ये हमारी 86,134 रुपए है, और प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है जो कि वार्षिक होती है यह है 1,56,149 रुपए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये आपको कुल वैल्यू इतनी नहीं पूछी जाए, लेकिन आपको प्रति व्यक्ति आय यहां से पूछी जा सकती है, तो हमें ध्यान में रखना है। स्थिर कीमतों पर कम है 86,134, और प्रचलित कीमतों पर यानी कि करंट प्राइस पर वो ज्यादा है, और वो है 1,56,149। इसमें हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर जो है, जो कि स्थिर मूल्यों पर है, इसको हम एक यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई है। रेड कलर में जो दिया गया है, जो बार बने हुए हैं, वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद को यानी कि जीएसडीपी को बताते हैं, और एक ग्राफ जो बनाया गया है ग्रीन कलर से, वो हमारी वृद्धि दर को बताता है। हम देखेंगे इसमें हमारी यहाँ पर जो वृद्धि दर है वो यहाँ थोड़ी सी बड़ी है 2018-19 में, उसके बाद में 2019-20 में इसमें थोड़ा उछाल आया, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी कमी आई है, और वो माइनस में रही है, -1.96, यानी कि 2020-21 में हमारी वृद्धि दर जो है वो माइनस हो गई थी। और वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कुल जो जीएसडीपी है वो ज़्यादा है, जबकि इससे यानी कि 19-20 की बजाय 2020-21 में ये आपको यहाँ पर कम नजर आएगी, और इसके कम होते ही यहाँ पर ये जो है एक ठीक है डाउनफॉल देखा गया है, और यहाँ पर रेट -1.96 हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन 2021-22 में एक बार फिर उछाल हुआ और 11.36% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई, और इस साल फिर हमारी कुल जीएसडीपी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन वृद्धि उतनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि दर जो है वो 8.19% देखी गई है। चलिए उसी जीएसडीपी को हम एक बार प्रचलित मूल्यों पर यानी कि करंट प्राइस पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए वही वाली स्थिति है, ये बार वापस हमें जीएसडीपी के बारे में बताते हैं, जबकि यहाँ पर रेड कलर से जो ग्राफ बना हुआ है वो हमें वृद्धि दर को दिखाता है। एक बार फिर 2020-21 में, जैसा कि अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि कोरोना के कारण यहाँ पर गिरावट हुई थी, तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्रचलित मूल्यों पर भी इसमें गिरावट हुई, और हमारी वृद्धि दर उसमें मात्र 2.08% थी। इसके बाद में इसमें उछाल आया, और करंट प्राइस पर ये जो है हमारी वृद्धि दर 19.50 हुई, और इस साल जो है ये जो हमारे पास में आर्थिक समीक्षा आई है 2022-23, इसमें 31 मार्च 2023 तक जो है इसकी 16.04 रहना जो है वो लगभग अनुमानित इसका है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जो जीएसवीए है यानी कि ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में, इसमें जो प्रचलित बुनियादी मूल्य हैं उनका क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्र के अनुसार कितना कितना योगदान है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये बार बनाए गए हैं, और उसमें ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो कृषि का योगदान है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेड कलर से जो दिखाया गया है वो उद्योगों का योगदान दिखाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है। अभी हमने पहले भी देखा कि सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में होता है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस बार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे देखेंगे अगर 2011-12 यानी कि स्थिर मूल्यों पर इसका योगदान और प्रचलित मूल्यों पर इसका जो योगदान है वो इसमें देखा जाएगा, तो सेवा क्षेत्र का योगदान 43.74, उससे कम जो है वो कृषि का योगदान है, यानी कि ये पहले नंबर पर होगा, ये दूसरे नंबर पर होगा कृषि, और इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे उद्योग होंगे। यहां पर प्रति व्यक्ति आय को बताया गया है, और पिछले 5 साल का कंपैरिजन यानी कि वर्तमान जो सरकार है इसके 5 साल का जो कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है, और वही एक बार फिर से यहाँ पर ब्लू कलर से स्थिर मूल्य और रेड कलर से जो करंट प्राइस है उनका यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें
यहाँ पर हमें बढ़ी हुई नजर आ रही है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्रचलित कीमतों पर 1,56,149 और स्थिर मूल्यों के ऊपर 86,134 है। यहाँ पर देखिए कि 2022-23 और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब अग्रिम अनुमान, यानी कि ये जो वित्त वर्ष है वो 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, जबकि आर्थिक समीक्षा लगभग 2 महीने पहले यानी कि कल ही जारी हो चुकी है। तो ये अग्रिम अनुमान है कि 31 मार्च तक इतना रहने वाला है। आर्थिक समीक्षा में ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है जो आधार वर्ष 2011 को इसमें माना गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट जो कि कोविड के कारण देखी जा रही है, और कोविड के बाद में यहाँ पर लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, और वर्तमान समय में इसकी ये स्थिति है। यहाँ पर हमें थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बताया गया है, जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस थोक मूल्य सूचकांक को हम WPI भी कहते हैं, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि WPI की जहां पर बात आएगी तो उसका आधार वर्ष 1999-2000 है, जबकि इससे पहले हमने जो GSDP का आधार वर्ष देखा था वो 2011-12 था। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कोई भी गलती ना करें। और इस सरकार के 5 साल का अगर हम कार्यकाल देखें तो उसमें जो WPI है उसमें प्रतिशत वृद्धि दिखाई गई है, जो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, जबकि इस बार इसमें कमी देखी गई है। यहाँ पर हमारे राजस्थान का पूरे भारत के साथ में यहाँ पर एक तुलना यहाँ पर की गई है, और उसकी विवरण की एक सारणी है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र 2011 के अनुसार तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। राजस्थान का 3,42,239 और पूरे भारत का 32,87,263 क्षेत्रफल है। और जनसंख्या चूंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं है तो 2011 के आंकड़े हमारे पास में है। तो जो भी यहाँ पर आंकड़े लिखे गए हैं जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो जनगणना 2011 के ही हैं। हम इसको अलग से जनगणना वाले टॉपिक में जब भी करेंगे तो उसको देख लेंगे। इसके अलावा इसमें देखिए आप जनसंख्या 6.85 यानी कि 6,85,00,000, जबकि पूरे भारत की 121.09। और इसके अलावा दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, उस प्रकार से जनघनत्व जो है वो राजस्थान का 200, जबकि पूरे भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको परीक्षा में जाने से पहले एक बार हमें देख लेना चाहिए, जो कि 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। इसमें कुछ ये जो आंकड़े हैं यहाँ तक के अगर आपको देखेंगे तो ये सारे 2011 के आंकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन इन पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हमें भारत के रजिस्ट्रार कार्यालय से जो है वो हमारी आर्थिक समीक्षा के साथ में जारी हुए हैं। जैसे अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर जो 2020 के आंकड़े हैं और इसको प्रति हजार पर निकाला जाता है, तो ये राजस्थान में 13.5 जो कि अशोधित जन्म दर है, और अशोधित मृत्यु दर जो है वो राजस्थान में 5.6 जबकि भारत में 6.0। इसी के साथ में शिशु मृत्यु दर, इसको भी जो प्रति हजार पर जीवित बच्चों की जन्म से जिसको देखा जाता है वो राजस्थान का आपको 32 जबकि भारत का यहाँ पर 28 दिखेगा। और मातृ मृत्यु दर जिसको हम MMR कहते हैं, ये प्रति लाख पर इसको निकाला जाता है, जो कि राजस्थान का 113 और पूरे भारत का 97 है। और लास्ट जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके कितने वर्ष जीवन जीने की प्रत्याशा या उम्मीद की जाती है, तो उसको वर्ष में निकाला जाता है। जो राजस्थान में जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.4 और पूरे भारत में ये 70 है। तो ये कुछ नए आंकड़े हैं जो यहाँ से हैं, इनको हमें एक बार थोड़ा सा इसमें आर्थिक समीक्षा के हिसाब से देख लेना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें भारत और राजस्थान के दो जो डेटा है उनका कंपैरिजन देखने को मिलता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख क्षेत्र है उनका योगदान किस किस प्रकार से है। तो देखिए पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो सेवा क्षेत्र जो है वो पहले नंबर पर है, यानी कि सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में जो है वो है 53.41%। जबकि राजस्थान में अगर आप देखोगे तो भी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है और वो है 43.74%। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूरे भारत में देखेंगे
तो दूसरे स्थान पर जो योगदान है पूरी अर्थव्यवस्था में वो है उद्योगों का, और वो उसका प्रतिशत है 28.48। जबकि अगर आप राजस्थान में देखोगे तो दूसरे नंबर पर जो योगदान है वो है कृषि का, यानी कि पहले स्थान पर राजस्थान में भी सेवा का है, लेकिन दूसरे स्थान पर यहाँ पर जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो कृषि का है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो है उद्योगों का, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि तीसरे नंबर पर है। तो पहले पहले नंबर वाला सेम है पूरे भारत में, और राजस्थान में पहले स्थान पर सेवा, लेकिन पूरे देश में दूसरे स्थान पर जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो है उद्योगों का, और तीसरे स्थान पर है यहाँ पर कृषि, जबकि राजस्थान में कृषि दूसरे नंबर पर है और उद्योग तीसरे नंबर पर है। तो एक थोड़ा सा अंतर है, इसको हम ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। वर्तमान सरकार ने पिछले साल से कृषि के लिए अलग से बजट जारी किया था, और वो था समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के नाम से, और इसकी जो आर्थिक समीक्षा इस बार जारी हुई है, इसमें अगर आप देखोगे कि कृषि बजट 2022-23 इसकी स्थिति क्या रही है आर्थिक समीक्षा, तो कृषि में सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो कृषि अनुदान पर, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर हो रहा है। भले वो खाद और बीजों को लेकर सब्सिडी हो या कृषि यंत्रों को लेकर के हो। दूसरे स्थान पर इसमें सबसे बड़ा जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है कृषि ऋणों पर, जैसे सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं, और सबसे कम यहाँ पर जो है वो आपको देखा जा रहा है कि कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कौशल विकास के ऊपर है। तो इसमें से यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा तो कृषि अनुदान पर, उसमें दूसरे नंबर पर वो कृषि ऋणों के ऊपर, और सबसे कम यहाँ पर कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कौशल के ऊपर। तो एक बार ध्यान रख लेंगे सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला खर्च कहां पर किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान में उत्पादित जो खनिज है उनके योगदान को हम देखना चाहेंगे। तो धात्विक खनिजों में राजस्थान एकमात्र उत्पादक किसका, तो सीसा जस्ता का, और अग्रणी उत्पादक अगर हम देखेंगे धात्विक खनिजों में तो वो है चांदी। अधात्विक खनिजों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। राजस्थान एकमात्र उत्पादक है सेलेनाइट का और वोलेस्टोनाइट का, जबकि अग्रणी उत्पादक जो राजस्थान है वो है सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड का जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर होता है, उसका राजस्थान अग्रणी उत्पादक है। तो एकमात्र उत्पादक और अग्रणी उत्पादक, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ईंधन खनिज में अगर हम बात करें तो हमारा राजस्थान पूरे देश में पेट्रोलियम के यानी कि कच्चे तेल के उत्पादन पर वो दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, तो ये हमें ध्यान में रखना है, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य जो गौण खनिज है उनके उत्पादन में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो राजस्थान अग्रणी उत्पादक है मार्बल का, ग्रेनाइट का और सैंडस्टोन का। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, भले वो एकमात्र उत्पादक का पूछ ले या अग्रणी उत्पादक का पूछ ले, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान से होने वाले निर्यात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ष 2021-22 के आंकड़े इस बार की आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं। तो उसमें पहले स्थान पर जो राजस्थान से निर्यात होते हैं उसमें अभियांत्रिकी यानी कि विभिन्न इंजीनियरिंग सामान है, विभिन्न प्रकार की मशीनें या इंजीनियरिंग सामान, उनका 16.62% के साथ में पहले स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना है, अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात किनका होता है, तो वो अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग सामान का है। दूसरे स्थान पर अन्य में आ जाएगा जो मिक्स में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, और तीसरे स्थान पर राजस्थान जो है वो कपड़े का निर्यात करता है, जैसे हम जानते हैं कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजस्थान और भारत में शहरी जनसंख्या की तुलना यहाँ पर की गई है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान में हमारे पास में 2011 के आंकड़े, 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। इसके अनुसार ये जो रेड वाला बार है वो भारत की सारी जनसंख्या को दिखाता है, तो यह है 31.14%, जबकि राजस्थान की यहाँ पर है 24.87% जो 2011 के आंकड़े हैं। और 2021 के जो आंकड़े हैं शहरी जनसंख्या के जो अनुमान है वो पूरे भारत में ये प्रतिशत यहाँ से बढ़ के और 34.43%, और राजस्थान में ये बढ़ करके 26.33% जो है उसके अनुमान है। और
आगामी समय में यानी कि 2031 तक जो है वो भारत और राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है उसका कंपैरिजन इस प्रकार रहेगा। भारत में ये शहरी जनसंख्या 37.55% रहने का अनुमान है, जबकि राजस्थान में ये 27.74% इसका रहने का अनुमान है। यहां से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इधर से बनता है कि अति शहरीकृत जिले, राजस्थान के अति शहरीकृत जिले वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले नंबर पर कोटा है जो कि 60.31% वर्तमान आर्थिक समीक्षा में ये अनुमान लगाया गया है कि कोटा में 60.31% शहरी जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा जयपुर जहाँ पर 52.40%, और तीसरे स्थान पर अजमेर 40.08% के साथ में ये तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ में न्यूनतम जो शहरीकृत जिले हैं उसमें सबसे कम जो अर्बनाइजेशन है वो डूंगरपुर में 6.39%। दूसरे नंबर पर, ये पहला हो गया, दूसरे नंबर पर बाड़मेर जो कि 6.98%, और तीसरे नंबर पर बांसवाड़ा जो कि 7.10। तो हमें यहाँ से एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, या तो आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा और सबसे कम शहरी वाला, तो सबसे ज्यादा में कोटा और सबसे कम में आ जाएगा डूंगरपुर, या अगर पूछे टॉप के 3 कौन है तो कोटा, जयपुर और अजमेर, और बॉटम वाले 3 कौन है तो सबसे नीचे डूंगरपुर, उसके बाद में बाड़मेर और उसके बाद में बांसवाड़ा। टूरिज्म जो है वो राजस्थान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर है। उसके हिसाब से राजस्थान में यूनेस्को के द्वारा कुछ विश्व धरोहर स्थल चुने गए हैं, उसको हम देखते हैं। कुछ पहाड़ी किले इसमें चुने गए हैं जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला और गागरोन का, कुल मिलाकर के ये 6 प्रमुख किले हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, इनके ऊपर पहले भी प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे सिटी वॉल परकोटा जयपुर का, और जो जयपुर में एक वेधशाला है जंतर मंतर, इनको शामिल किया गया है। और इसी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो चौथी हमारी जो कैटेगरी है, जो शहर है, यानी कि पहली कैटेगरी पहाड़ी किले, दूसरा संरक्षित क्षेत्र, तीसरा वेधशाला और चौथा जो शहर है विश्व धरोहर शहर, उसमें जयपुर को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी चर्चा करते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक का जो हमारे पास में डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा इसमें जो खर्च हुआ है वो सामान्य दवा में हुआ है। तो इस योजना में सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च किया गया है। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये योजना कब शुरू हुई, इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो किस पर किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है, तो थोड़ा सा इसको हमें ध्यान में रखना है कि आगे बढ़ते हैं और SDG 2030 एजेंडा, इसके ऊपर देखते हैं। यह SDG जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लेना है कि हमारी वर्तमान आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। अगर हम देखें तो वर्ष 2019-20 में जो भारत का स्कोर था वो अब 60 से बढ़ करके 2020-21 में वो 66 हो गया है, यानी कि 6 जो बिंदुओं का स्कोर है वो इसमें यहाँ पर बढ़ा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वर्ष 2019-20 में ये 57 से बढ़ करके और 60 यहाँ पर हो गया है। ये लक्ष्य 2015 से 2030 तक इन लक्ष्यों को हासिल करना है, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ में इसका ध्येय वाक्य है 2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर और अधिक संधारणीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना। और इसका जो SDG का जो संस्थापक है वो है UN। भारत में SDG के जो आंकड़े हैं वो नीति आयोग की देखरेख में जारी किए जाते हैं, तो थोड़ा सा नीति आयोग को भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यवार इसकी स्थिति हम देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर अगर आपको दिखेगा तो केरल जो है वो पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, यानी कि जो आपको ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं वो SDG इंडेक्स में काफ़ी ऊपर है। और राजस्थान हमें यहाँ पर इस जगह पर मिलेगा। इसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं पुरस्कार वर्तमान वित्त वर्ष में
जो राजस्थान को कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड यहाँ पर मिले हैं, जैसे कि कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड या हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड। इस प्रकार के कुछ पुरस्कार मिले हैं जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान और अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय जो कि स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के हिसाब से है, इसको हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 86,134, जबकि पूरे भारत की ये है 96,522। और अगर इसी को हम प्रति व्यक्ति आय की अगर वृद्धि दर को देखें तो राजस्थान की ये वृद्धि दर जो है वो 6.94%, जबकि पूरे भारत की ये 5.5% है। आगे बढ़ते हैं। और कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का कितना योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। 2022-23 के अनुसार जो 31 मार्च तक जो अनुमानित आंकड़े रहने वाले हैं उसके हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो पशुधन का यहाँ पर रहने वाला है, जो कि 46.41%। और इससे थोड़ा ही कम यानी कि 0.41% कम ये फसलों का योगदान है, यानी कि ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद में तीसरा जो नंबर है वो है वानिकी एवं लॉगिंग का, और चौथे स्थान पर यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र का योगदान है। आगे बढ़ते हैं और इस बार की आर्थिक समीक्षा में प्रमुख फसलों के उत्पादन के तुलनात्मक विवरण पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये कुछ फसलें हमें यहाँ पर दी गई है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन इनमें। और इसमें राजस्थान बाजरे के उत्पादन में पहले स्थान पर, सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर, पोषक अनाज में पहला, और कुल तिलहन के मामले में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान, तो कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरा, और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखें तो कुछ 3 फसलों के उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जैसे चना, इसके उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, ज्वार के उत्पादन में तीसरा, और सोयाबीन के उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर है। और एक और ग्वार के उत्पादन में जो आंकड़े हमारे पास में है उसके अनुसार राजस्थान पहले स्थान पर है, और इसका लगभग 84.60% राजस्थान उत्पादित करता है। तो इन पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान वाली कुछ प्रमुख जो फसलें हैं इनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार जो उत्पाद हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अजमेर के लिए ग्रेनाइट, अलवर के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट, बांसवाड़ा के लिए सिंथेटिक यार्न, बारां के लिए सोयाबीन, बाड़मेर के लिए इसबगोल, भरतपुर के लिए शहद खाद्य तेल, भीलवाड़ा के लिए रेडीमेड गारमेंट्स, बीकानेर के लिए सिरेमिक, बूंदी के लिए चावल, चित्तौड़गढ़ के लिए ग्रेनाइट और मार्बल दोनों, और चूरू के लिए वुड प्रोडक्ट। इसी प्रकार से हमारे जो 33 जिले हैं, सभी 33 जिलों के लिए एक एक जिले के लिए एक एक उत्पाद को यहाँ पर रखा गया है। तो इसको भी हम एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक तरफ उत्पाद दिया जाए, दूसरी तरफ जिले दिए जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के एक मैप के द्वारा हम शहरीकरण के जो स्तर है उसमें जो स्थानिक परिवर्तन आए हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर से 3 जिलों को दिखाया गया है, अजमेर, जयपुर और कोटा। ये सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाले जिले हैं, और जो ग्रीन कलर से जिनको दिखाया गया है, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये न्यूनतम शहरी प्रतिशत वाले जिले हैं। यहाँ पर कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो 2 विभिन्न ग्राफ के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। ग्रीन कलर से जो ग्राफ दिखाया गया है वो पूरे भारत का है, जबकि यहाँ पर पर्पल कलर से जो दिखाया गया है वो राजस्थान का है। इसमें 1961 से 2031 तक के जो आंकड़े हमारे पास में हैं, 2011 तक के आंकड़े तो है हमारे पास में, और 2021 और 31 के अनुमानित आंकड़े हैं। तो 2011 के अनुसार भारत का जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.14% है, जबकि राजस्थान का ये 24.87% है। 2021 में जनगणना हुई नहीं, उसके अनुमानित जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या 34.43% और राजस्थान में 26.3
33% और 2031 के आंकड़े भी इस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि भारत में 37.55% और राजस्थान में 27.44% इसका 27.74% रहने का इसका अनुमान है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले कुछ जिले यहाँ पर बताए गए हैं। इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जैसे ये पूछ लिया जाए आपको कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहाँ है, तो इसमें आएगा उदयपुर, जहां पर साक्षरता दर है 87.5, और न्यूनतम शहरी साक्षरता कहां पर है, तो वो है नागौर में, वो है 70.6%। यहां पर सर्वाधिक बार दूसरे नंबर पर जो है वो है बांसवाड़ा, जिसकी है 85.2। उसके बाद में प्रतापगढ़ 84.8। यानी कि अगर आपको टॉप 3 जिले पूछ ले साक्षरता वाले मामले में, शहरी साक्षरता वाले में, तो उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और बॉटम वाले अगर 3 पूछ ले तो नागौर, जालोर और चूरू यहां पर आ जाएंगे। यहां पर इस सारणी में आप कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक देख सकते हैं, जिनके बारे में अभी पहले हमने डिस्कस किया है। तो इस आर्थिक समीक्षा में कौन से सूचक की क्या स्थिति थी। इसके अलावा हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसी आर्थिक समीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।